Hello everyone, welcome back to my channel Study Law with Neha Mawa. I am back with another video. In this video, I am going to teach you CPC, and in that particular act, we are going to start the plaint topic and the written statement. Okay, so let's get started. फर्स्टली व्हाट इज प्लेंट। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हमने प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटीज, विदाउट एनी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन दिस वीडियो। ऑलराइट, सो सबसे पहले प्लेंट क्या होता है। प्लेंट एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है, ध्यान से समझना। प्लेंट एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो प्लेंटिफ होता है वो कोर्ट में फाइल करता है। ठीक है, प्लेंटिफ है, एक पर्सन है प्लेंटिफ। ठीक है, उसका जो सिविल राइट है हुए, उसके लीगल राइट वॉयलेट हुए। अब वो क्या करेगा, वो ऐसे तो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो एक प्लेंट तैयार करेगा। जो प्लेंट होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। वो लीगल डॉक्यूमेंट को वो प्रिपेयर करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेंट। ठीक है, और जो कोर्ट में वो फाइल करने जा रहा है उसे क्या कहते हैं, प्लेंटिफ। ठीक है, किसके अगेंस्ट किया जाता है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट किया जाता है। सो प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो प्लेंटिफ बनाता है, किसके अगेंस्ट बनाता है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट बनाता है, और उसको सिविल कोर्ट में प्रेजेंट करता है। जो प्लेंट होता है ये फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइलिंग अ सिविल सूट होता है। राइट, जब भी आपका सिविल केस चलता है ना, तो सबसे पहले प्लेंट आपकी एक ऐसी चीज होती है जो कोर्ट में जानी चाहिए, तो ही आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट होंगी। देन वी हैव ऑर्डर 7 जो सीपीसी का है 1908। वो बात क्या करता है कि प्लेंट होता क्या है, या प्लेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले कोर्ट का नाम होना चाहिए जहां आप सूट फाइल करने जा रहे हो, कोर्ट का स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, फिर नेम एंड एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शंस किसके, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के। प्रॉपर नेम एड्रेस डिस्क्रिप्शन कहाँ होना चाहिए, प्लेंट में होना चाहिए। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग कि जो प्लेंटिफ है वो अनसाउंड माइंड का तो नहीं है या माइनर तो नहीं है, ये सब स्पेसिफाई करना जरूरी है। द कॉज ऑफ एक्शन इंक्लूड कि फैक्ट क्या है आपका केस का, मतलब आपके केस के फैक्ट्स के जिस वजह से डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं। फैक्ट्स दैट एस्टैब्लिशेस द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, फैक्ट बताना जिसके बेसिस पे कोर्ट जो है डिसीजन लेगा। क्या रिलीफ आप मांगते हो, क्या आप मोनेटरी कंपनसेशन मांग रहे हो, इंजंक्शन मांग रहे हो, या परफॉर्मेंस मांग रहे हो, वो चीजें। देन वी हैव द वैल्यूएशन ऑफ द सूट ऑफ द कोर्ट फी। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि आप अगर सूट जो आपने फाइल किया, कितनी वैल्यूएशन मांगते हो। ठीक है, कितना आप मांग रहे हो, अगर आप कंपनसेशन मांग रहे हो कितना मांग रहे हो। देन जो ये प्लेंट होता है ये हमेशा डुप्लीकेट में फाइल किया जाता है। ठीक है, साइंड होगा, प्रॉपर वेरीफाई होगा। ठीक है, और प्रॉपर ये देखा जाएगा कि जो कोर्ट है, कोर्ट जो है वो ये वेरीफाई करेगा कि जो आपने केस कोर्ट में फाइल किया है, सूट फाइल किया है, क्या वो प्रॉपर वे में है या नहीं है। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड द प्लेंट। देन वी हैव व्हाट इज रिटन स्टेटमेंट। अब क्या होता है, प्लेंटिफ ने तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्लेम कर दिया, प्लेंटिफ ने तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई लेट्स से कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो क्या डिफेंडेंट के पास ये राइट है टू डिफेंड हिमसेल्फ। आंसर इज यस। डिफेंडेंट जब अपना रिप्लाई देता है इन दैट अगेंस्ट दैट प्लेंट, तो उसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो रिटन फॉर्म में होता है, जो डिफेंडेंट देता है किसके अगेंस्ट, प्लेंटिफ के अगेंस्ट देता है, जो प्लेंट उसने फाइल करी थी कि। और वो क्या होता है, वो एक रिस्पॉन्ड होता है एलिगेशंस का, कि जब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट एलिगेशन लगाई थी, तो रिटन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है बाय द डिफेंडेंट साइड, जिसमें क्या किया जाता है, डिनाई की जाती है एलिगेशन, एडमिट करी जाती है, कोई और लीगल ऑब्लिगेशन जो होते हैं उनको अराइज किया जाता है, रेज किया जाता है। देन जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो आपको 30 डेज के अंदर अंदर देना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, जब आपको रिसीव हुआ है वो प्लेंट, या जब आपके नोटिस में आया है। कई बार इट इज नॉट दैट इजी दैट टू गिव रिटर्न स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, सो दैट टाइम विल बी एक्सटेंडेड टू द 90 डेज। ठीक है, देन व्हाट इज द की डिफरेंसेस बिटवीन प्लेंट एंड द रिटन स्टेटमेंट। देखो, प्लेंट जो है हमको पता है लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और प्लेंटिफ जो होता है वो
प्लेंट बनाता है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट कौन करता है? डिफेंडेंट की साइड से दिया जाता है अपनी एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए, डिनाई करने के लिए, या कोई और चीज बोलने के लिए। फाइलिंग पार्टी, प्लेंट कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ होती है। रिटर्न स्टेटमेंट कौन फाइल करता है? डिफेंडेंट। ऑलराइट, पर्पस क्या होता है प्लेंट का? क्या पर्पस होता है कि टू इनिशिएट अ लॉ सूट। अगर आपको कोई सूट फाइल करना है किसी के अगेंस्ट, या अगर आपका कोई सिविल राइट वायलेट हो रहा है, लीगल राइट वायलेट हो रहा है, सो यू कैन गो टू द कोर्ट। बट कोर्ट आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट एंड विदाउट एनी एविडेंसेस एंड नोटिस और रीजन। ठीक है, तो आप क्या करते हो? एक प्लेंट तैयार करते हो। जो वो प्लेंट होती है फिर वो आप कोर्ट में लेके जाते हो, वहां से आपका जो लॉ सूट है या जो सूट होता है या जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती है वो इनिशिएट होती है। और जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है ये रिस्पॉन्ड होता है किनका? उन एलिगेशंस का जो प्लेंट में आपके लिखा गया है। देन वी हैव द टाइमिंग। प्लेंट जो होता है ये सबसे बिगिनिंग का टाइम होता है, सबसे स्टार्टिंग में जो आप फाइल करते हो प्लेंट फाइल करते हो। ठीक है, इसके बाद एन नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो फाइल अप होती है। बट रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है कि 30 डेज के अंदर अंदर जब किसी ने आपके अगेंस्ट प्लेंट फाइल करी, आपको समन आ गया, जब आपको समन सर्व हुआ रिगार्डिंग दैट मैटर अगेंस्ट दैट पार्टी, तो 30 डेज के अंदर अंदर जब समन आपको सर्व हुआ, समन सर्व होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट को देना है। ठीक है, अब ये आप बाय पोस्ट भी दे सकते हो, पर्सनली जाके भी वहां आप सबमिट करवा सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि 30 days इज नॉट दैट सफिशिएंट टाइम, बिकॉज द पर्सन माइट बी सम आउट ऑफ द कंट्री और माइट बी इन बिजी इन सम वर्क। तो अगर द पर्सन हैव दैट वैलिड रीजन दैट व्हाई ही वाज नॉट एबल टू गिव द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 days, तो उसका जो टाइम है वो एक्सटेंड करके 90 days तक कर दिया जा सकता है। देन वी हैव लीगल प्रोविजन। जो प्लेंट होता है किससे गवर्न होता है? ऑर्डर नंबर 7। और जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट होता है ऑर्डर नंबर 8 से गवर्न होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। देन वी हैव द कंटेंट पार्ट। देखो, प्लेंट में अभी हमने पढ़ा ऊपर कि नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में होगा, कितना वैल्यूएशन होगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड देयर। बट रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है? एडमिशंस होती है, डिनाइल होती है। कौन करता है? जो एक पार्टी करती है, ऑफ कोर्स अ डिफेंडेंट। कोई अगर उसके कंसर्न है वो रेज करता है, कोई काउंटर क्लेम है, कोई सेट ऑफ है, ये सब चीजें। इसी में एक और चीज याद रखना कि जब डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्लेंट फाइल होता है और समन इशू होता है ना, और जब डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट देता है, so it is not always obligatory or mandatory that the defendant has to agree on all the relief claimed or all the claims that have been said in the plaint। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि when the defendant has not done that thing, तो वो नहीं करेगा। वो क्यों क्लेम करे या वो क्यों एग्री करे आपके क्लेम्स को? नहीं, वो काउंटर क्लेम करेगा। ठीक है, ये सब चीजें। देन वी हैव द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में यहाँ क्या होता है कि जो प्लेंट होता है ये वेरीफाइड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। किसके द्वारा? प्लेंटिफ के द्वारा होना चाहिए, ताकि कोर्ट का टाइम बचे, पार्टीज का टाइम बचे, पार्टीज का अननेसेसरी फी जो है या अननेसेसरी कोर्ट फीस जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, ताकि फ्रिवलेस लॉ सूट ना हो। और जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है इनको भी वेरीफाई किया जाता है बाय द डिफेंडेंट, ताकि एक जो जेन्युइननेस है वो आ सके आपके केस में। देन वी हैव द अमेंडमेंट्स। देखो, a plaint can be amended with the court permission under certain circumstances। ठीक है, plaint generally क्या होती है? amendable नहीं होती, but sometimes if there is some error, if there is some correction needed, if there is wrong party added in the plaint, ठीक है, मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर वाला कुछ केस हो गया, तो उस केस में अमेंडमेंट्स आर रियली डन देयर। बट रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है उसको भी हम अमेंड कर सकते हैं। अगर कोई न्यू फैक्ट्स है आपके दिमाग में आए हैं रिगार्डिंग दैट केस, तो आप वो ऐड कर सकते हो, अपना डिफेंस रख सकते हो, या वो चीजें जो आपने पहले नहीं कही थी वो अब आप डाल सकते हो, काउंटर क्लेम करना है वो सब कर सकते हो। सो आई थिंक राइट ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो सबको मिलना चाहिए। एक्स पार्ट जो डिक्री है, एक्स पार्टी डिक्री नहीं होनी चाहिए। बोथ द पार्टी मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। अगर आप प्लेंटिफ को सुन रहे हो जस्ट ऑन द बेसिस कि वो प्लेंट लेके आए, इट इज नॉट करेक्ट। जो डिफेंडेंट है, समटाइम्स प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट, डिफेंडेंट इज इनोसेंट। तो हमें दोनों पार्टीज को कंसिडर करके चलना है, वेदर प्लेंटिफ वेदर डिफेंडेंट, तो दोनों पार्टीज को हमें देखना है। देन वी हैव द इफेक्ट ऑफ नॉन फाइलिंग। अगर आपने प्लेंट फाइल नहीं किया, देखो
जनरली प्लेंट फाइल करने का सबका हक बनता है, ठीक है, जो ऑफ कोर्स जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ है या सिविल राइट वायलेट हुआ है। बट प्लेंट को फाइल करने के लिए भी टाइम लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी और 5 साल बाद आप कोर्ट जा रहे हो, जी मेरे साथ ऐसा ऐसा मैंने प्लेन फाइल, नो, उसका एक टाइम होता है, एक डेट होती है, एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है। अगर वो खत्म हो गई तो आपका जो नल एंड वॉइड हो जाएगा, खत्म। सो इफ अ प्लेंट इज नॉट filed properly or does not meet the legal requirement, कोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर सकता है प्लेंट और रिटर्न कर सकता है उस पर्सन को वापस। अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, कोर्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Court does not want to entertain or consider those frivolous things, those false cases, which not only uh, waste the time of the court, also waste the time of the judges, their valuable time. So whenever we are trying to file a suit in the form of a plaint, we should make it sure that whatever we are filing, right, we should file in a proper way, in a legal way. So effects of non-filing says that if the plaint is not properly prepared, properly met the legal requirements, the court has a right to reject that plaint. The court has a right to return that plaint, right? Because you might not have filled the good things or filled the things that were required, that were genuine things were not there in the plaint, right? So you will be given the next opportunity, you will be coming with a new plaint, with a new legal requirement, with everything new, right? Because as I told you, time is really important, not only of the court but also the parties, time is also important. Then we have a written statement here. Written statement, if not filed within the stipulated time, the court may proceed with ex parte decree. Ex parte means where, if, see, ex parte means where the court gives the judgment when only one party is present there, right? In the absence of another party, court can give the ex parte judgment or ex parte decree, right? How? देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने आज जो था दोनों पार्टीज को बुलाया था, प्लेंटिफ को भी डिफेंडेंट को भी कोर्ट में बुलाया था, ठीक है, आज नहीं आए, इट्स फाइन, चलो दूसरी बार बुलाया, तीसरी बार बुलाया, 3 बारी बुलाने के बाद भी जब डिफेंडेंट नहीं आता है तो कोर्ट जो होती है वो एक्स पार्टी डिक्री फाइल कर देती है, एक्स पार्टी डिक्री दे देती है, जजमेंट दे देती है एक पार्टी के अगेंस्ट ही, ठीक है, एक पार्टी के फेवर में ही जो कोर्ट होती है वो क्या दे देती है, जजमेंट दे देती है, ठीक है। तो फिर मगर जो डिफेंडेंट है वो कहता भाई मैं तो था ही नहीं, आपने कैसे दे दी, कोर्ट कहेगा आपको इतनी बार बुलाने के बाद भी आप नहीं आए हो तो यू आर वायलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट क्या करती है, एक्स पार्टी डिक्री या एक्स पार्टी जजमेंट जो है वो फाइल मतलब वो पास कर देती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि दोनों में से कोई एक पार्टी प्रेजेंट होती है। जनरली क्या होता है कि जब जजमेंट पास किया जाता है या जब डिक्री पास करी जाती है तो दोनों पार्टीज का होना इंपॉर्टेंट होता है, वेदर प्लेंटिफ वेदर डिफेंडेंट, बोथ पार्टीज नीड टू बी देयर, राइट। बट समटाइम्स क्या होता है, व्हेन द पार्टी इज नॉट देयर, पार्टी को पता है कि आज उनका जजमेंट का टाइम है या आज डिक्री का टाइम है, एंड व्हेन द पार्टी इज नॉट प्रेजेंट देयर तो कोर्ट जो होती है वो एक्स पार्टी डिक्री कर देती है, चाहे प्लेंटिफ के अगेंस्ट चाहे डिफेंडेंट के अगेंस्ट, राइट। देन इन्होंने आपको जो ये डिफरेंसेस दिए हैं टैबुलर फॉर्म में दिए हैं, आप इसको पढ़ लेना एक बार डेफिनेशन में, यही कि प्लेंट क्या होता है और रिटन स्टेटमेंट क्या होता है। प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट करता है। और पर्पस क्या होता है, प्लेंट का पर्पस होता है लॉ को लॉ सूट को इनिशिएट करना, अपनी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना। रिटन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आरोप डिफेंडेंट पे लगाए गए हैं उनके अगेंस्ट बोलना, ठीक है, कि आप एडमिट करते हो कि नहीं करते हो, क्या आपका कोई दूसरा डिफेंस तो नहीं है। प्लेंट जो होता है ये बिगिनिंग होती है रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 days ऑफ द रिसीविंग समन आपको देना होता है, ओके। देन ऑर्डर नंबर 7 ऑफ सीपीसी में आपका सूट आता है, प्लेंट आता है, और ऑर्डर 8 में आपका रिटन स्टेटमेंट आता है। ये कौन वेरीफाई करता है, प्लेंटिफ, और ये कौन वेरीफाई करता है, डिफेंडेंट। प्लेंट जो होता है ये कोर्ट की परमिशन से किया जाता है, ये भी कोर्ट की परमिशन से ही किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर
CPC, जिसमें हमने प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। इसको पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, वही चीज बार बार इन्होंने रिपीट करी है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग योर प्लेंट एंड योर रिटन स्टेटमेंट। सो एक बात याद रखना कि जब भी आपके अगेंस्ट कोई समन आता है regarding some civil matters and all, always try to give that written statement. Of course try to give that reply in the form of written statement within 30 days. इससे क्या होता है, जितना ज्यादा पर्टिकुलर रहते हो अपने केस को लेके, जितना ज्यादा आप फ्रिक्वेंट रहते हो, अवेयर रहते हो, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये जेन्युइन पर्सन है, ठीक है ना। इफ यू आर एस्केपिंग फ्रॉम दैट समन, आप नहीं ले रहे हो समन को, तो कोर्ट कहेगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ क्या है, फिशी है, फ्रिवलेस है, जिस वजह से ये पर्सन हमारे सामने नहीं आ रहा। तो होता क्या है, समन तो सबको आता है, समन अगर आपको आता है सो डोंट गेट पैनिक, ठीक है ना, पैनिक मत होइए। 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज से पहले पहले अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे दो, जिसमें आप बताओ। ऑफ कोर्स देखो, जिस पर्सन ने, प्लेंटिफ ने अगर आपके अगेंस्ट कोई प्लेंट जो है कोर्ट में लेके गया है, आप भी अवेयर होगे उस चीज से रिलेटेड, प्लेंटिफ भी अवेयर होगा। द थिंग इज दैट डिग्री ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिग्री ऑफ दैट केस वो देखा जाता है, डिग्री ऑफ दैट ऑब्जेक्शन देखी जाती है, और डिग्री ऑफ दैट रिस्पॉन्स देखा जाता है कि कितना है, ठीक है ना। अगर किसी ने आपके अगेंस्ट कोई समन भेजा है और आपको रिटर्न स्टेटमेंट देना, आप इजीली रिटर्न स्टेटमेंट दीजिए। आप रिटर्न स्टेटमेंट देने में घबराइए मत, 30 डेज या 15 डेज के अंदर अंदर रिटर्न स्टेटमेंट दे दो, व्हेन यू आर श्योर दैट यू डोंट हैव एनी, यू आर नॉट एट फॉल्ट, राइट। व्हेन द पार्टी इज नॉट एट फॉल्ट, तो पार्टी शुड नॉट गेट अफ्रेड इजीली और पैनिक कि उनको समन आ रहा है। नो, if you are clear, if your things are clear, if your case are clear, and if your acts are clear, you don't need to worry about it, right? So this was all regarding the plaint and written statement. I hope आपको समझ आया होगा. If you have any doubt, you can drop a message in the comment box. I will solve your queries. And please subscribe to my channel. अपने friends के साथ share कीजिए जिनको लॉ जो है अभी सीख रहे हैं, या जो लॉ पढ़ रहे हैं, या जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज सेंड देम, और उनको भी बताइए इस चैनल के बारे में। एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस, प्लीज लेट मी नो। Okay, so till then, subscribe to my channel, like my video, and share with your friends. Thank you and have a nice day.